नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, बाकी अलग अलग न्यूज़पेपर से। हिंदू के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये जो आर्टिकल हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर अभी हो चुके हैं ना, जस्टिस रमन्ना, उनका कार्यकाल कैसे रहा, कितने दिन उन्होंने काम किया, कौन से इश्यूज पे फोकस किया, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। यूपीएससी जज के काम के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछती, जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछती है। नीचे आर्टिकल जापान से संबंधित है। जापान का जेंडर गैप इंडेक्स में स्थान काफ़ी बुरा है, काफ़ी आश्चर्यजनक है। क्यों? देखो, हेल्थ इंडिकेटर्स महिलाओं के अच्छे हैं, वहाँ पे एजुकेशन इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में और कंपनीज में बड़े पदों पर महिलाओं की ना जो भागीदारी है कम है। तो एक सबूत है, अगर डेवलपमेंट किसी देश में आती है ना, तो भी वहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स में उस देश का स्कोर अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। कई देशों में डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन कल्चर अभी भी ऐसा है जो महिलाओं को इक्वल स्थान नहीं देता पॉलिटिक्स में या फिर कंपनीज में बड़े पदों पर। तो जापान उसका एग्जाम्पल है, बस एक पॉइंट काम का है। 3 और कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हम? देखो, सबसे पहले तो ये पिन कोड से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस का गोरखा राइफल्स से संबंधित। जापान ने अग्निपथ स्कीम के तहत मना कर दिया है कि हम गोरखा सोल्जर्स को नहीं रिक्रूट होने देंगे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सारा डिटेल से जानेंगे। तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम चिप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित द प्रिंट का। चौथे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का, क्लाइमेट चेंज से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पुलवामा के डीएम हैं बसीर अल हक चौधरी। अब आपको पता है पुलवामा मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया है, काफ़ी मिलिटेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पुलवामा में। तो इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की, एक दिन के लिए ना जो वहाँ पे बच्चे हैं ना, उनको अलाउ किया कि आप आईएएस की यानी डीएम की चेयर पर आप बैठिए। तो इससे हुआ क्या, इससे ना उनका मकसद था कि लोकल जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक आग जगाना कि सिविल सर्वेंट्स बन के आप किस प्रकार से लोगों को सर्व कर सकते हो। जैसे ये बच्ची बैठी है चेयर पर, ये बुजुर्ग अपनी समस्या लेके आए हैं, तो इनको एहसास होगा कि हाँ, मैं कितनी मदद कर सकती हूँ, अगर मैं वास्तव में इस चेयर पे बैठूंगी, तैयारी करके मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ। तो इससे होगा क्या, लोकल जो बच्चे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, दूसरे जॉब्स की तैयारी करेंगे, और वो मिलिटेंसी के प्रति उनका रुख नहीं होगा, अलगाववाद की तरफ उनका रुख नहीं होगा। ये अच्छी चीज़ होगी। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पिन कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हम सब में से शायद ही कोई पर्सन ऐसा होगा जिसने किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए उसको खत लिखा हो, यानी लेटर लिखा हो, दोस्त वगैरह को या फिर रिश्तेदार को। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है ना, कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे सोर्सेज हमें मिले हैं। ईमेल मिला है, बाद में तो मोबाइल फ़ोन आ गए, उसके बाद 2016 में जियो आ गया, वीडियो कॉल वगैरह बहुत आसान हो गई। तो हमारी ज़िंदगी में तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। लेकिन आप लीजिए बात 1970 से पहले की। हालांकि मोबाइल फ़ोन वगैरह ईमेल तो बहुत लेट आया, लेकिन फ़िलहाल आर्टिकल के लिए आप जाइए 1970 से पहले। उस समय कम्युनिकेशन का मेन सोर्स क्या था? लेटर वगैरह लिखना। कम्युनिकेशन मेनली लेटर्स वगैरह से होता था। और ना बहुत से लोग लेटर लिखते वक्त ना उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, तो ना वो एड्रेस ढंग से नहीं लिखते थे। तो पोस्ट ऑफिस वालों को बड़ी दिक्कत आती थी एड्रेस समझने में कि इसने एड्रेस भेजा कहाँ है, मतलब लेटर कहाँ भेजा है। कई बार तो शहर का नाम ही बहुत ज़्यादा उल्ट सुल्ट हो जाता था। लेटर जाना था बॉम्बे और गलती से पहुँच गया बड़ौदा, क्योंकि जिसने लेटर लिखा उसकी राइटिंग साफ नहीं थी, उसने एड्रेस ठीक से नहीं लिखा। तो सरकार ने क्या किया, 15 अगस्त 1972 को ना एक सिस्टम अडोप्ट किया, पिन कोड वाला। हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए एक पिन कोड अडोप्ट किया गया, ताकि एड्रेस को रिकॉग्नाइज करना, लेटर्स को सॉर्ट आउट करना, मतलब कौन से पोस्ट ऑफिस में कौन सा लेटर जाना है डिलीवर करने के लिए, ये सब आसान हो गया पिन कोड का सिस्टम अडोप्ट करने से। 6 अंक होते हैं पिन कोड में। सबसे पहला जो अंक है वो रिप्रेजेंट करता है रीजन को। जैसे ये देखिए, 1 पिन कोड में ये सारे रीजन्स आते हैं, नॉर्थ वाले। 1 और 2 नॉर्थ के हैं, 1 ऊपर, 2 यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में वेस्ट में है 3 और 4, ये गुजरात का 3 है, महाराष्ट्र का 4 है।
समझ गए? यानी पहला पहला जो अंक है ना वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद दूसरा जो अंक है वो रिप्रेजेंट करता है सब रीजन को, यहां पर 5। तीसरा डिस्ट्रिक्ट को, जिला कौन सा है। और सबसे लास्ट में ये 3 जो अंक है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस को। अब किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 101 पोस्ट ऑफिस हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस के लिए 3 अंक दिए गए हैं। अभी तक ये सिस्टम चला आ रहा है हमारे देश में। इससे देखो बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई, लेटर्स को सॉर्ट आउट करना आसान हो गया, और किसी ने एड्रेस ठीक से नहीं लिखा तो भी अंकों को पढ़ के कम से कम पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में तो लेटर पहुंच ही ज़्यादा, आगे जाके जो डाकिया है, पोस्टमैन है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेता कि ये लेटर कहाँ जाना है। ये सिस्टम देखो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाकी देशों में भी अडोप्ट किया गया धीरे धीरे करके। जर्मनी में अडोप्ट किया गया 1944 में, सिंगापुर में 1950 में, अर्जेंटीना में 1958, यूएस में 1963, स्विट्जरलैंड में 1964, यूके में 1974। आज के समय में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कहना है 160 देश ऐसे हैं जहां पे इस प्रकार से पोस्टल कोड है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में तो ना 1960s में ना सोर्टिंग मशीन्स आ गई थी, मतलब स्कैन करते हैं ना तो मशीन स्कैन करती एड्रेस को, और एड्रेस जो अंकों का होता, पिन कोड जो अंकों का होता, उसके हिसाब से लेटर्स को आसानी से सॉर्ट आउट किया जाने लगा। तो मैनुअल काम काफ़ी कम हो गया। एक तो देखो इंसान जैसे पोस्ट ऑफिस वाले पर्टिकुलरली देखें कि पिन कोड क्या है, फिर हाथ से किसी दूसरी ढेरी में रखें, तो ये काम पूरी तरह से मैनुअल है। इसमें तो बहुत वक्त लग जाता, लेकिन मशीन इसी काम को बहुत जल्दी जल्दी कर देती। तो मशीन जब आ गई ना लेटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन के मामले में, मतलब पोस्ट ऑफिस के मामले में इसे आप रेवोल्यूशन कहोगे। इवन देखो एक बहुत बड़ी चीज, पहले जो लेटर्स को, जैसे पोस्ट ऑफिस के जो पर्सनल थे, कर्मचारी, वो लेटर्स को सॉर्ट आउट करते थे। उन्हें सबसे बड़ी बात पिन कोड के नंबर्स याद होने चाहिए थे। नंबर्स याद होंगे तभी तो वो सॉर्ट आउट कर सकेंगे ना। तो बहुत बार मैनुअली करते तो गलतियां भी हो जाती। इसके बाद राइटर कहते हैं 1972 में पिन कोड का सिस्टम इंडिया में आया, तो उसके बाद देखो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई कि एड्रेस में पिन कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार ने भी अवेयरनेस फैलाई, लेकिन आज भी बहुत बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिन कोड नहीं लिखते हैं एड्रेस में। और इसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट है गवर्नमेंट ऑफिसेज। गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो लेटर्स होते हैं ना, जल्दबाजी में लेटर लिख देते हैं, पिन कोड नहीं लिखते, तो एड्रेस पर कई बार लेटर पहुंच नहीं पाता। लेकिन आज के समय में तो देखो चीज़ें ना बदल गई हैं। 50 साल पहले ये सिस्टम आया था पिन कोड वाला, आज के समय में चीज़ें बदल गई हैं। मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो लेटर वगैरह तो कोई लिखता नहीं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना आज के समय में लेटर्स का, वो तो बैंक का लेटर आ गया, सरकारी लेटर आ गया। अदरवाइज वैसे कोई कम्युनिकेशन के लिए लोग आपस में नहीं करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ई कॉमर्स कंपनीज अब कोरियर काफ़ी भेजने लगी हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज आई हैं ना, इनके कोरियर बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं। यानी बीच में जो ऐसा लगने लगा था ना कि पिन कोड वगैरह की आज के समय में जरूरत नहीं है, वो अब गलत साबित हुआ है। जब से ई कॉमर्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो एड्रेस को फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश होती है कोरियर एजेंसीज के द्वारा, मतलब जहाँ पे पार्सल को डिलीवर किया जा सके। तो राइटर कहते हैं अब देखो इतना ज़्यादा कोरियर जाने लगे हैं ना कि पुराना जो ये पिन कोड सिस्टम है ना, जो 50 सालों से चला आ रहा है, ये अभी फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसे चेंज करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये उठता है क्या नया किया जाए, कैसे इसे और ज़्यादा सरल बनाया जाए। देखो राइटर कहते हैं 6 अंकों का तो ऑलरेडी है ही ये पिन कोड, इसमें एक अंक और ऐड करके इसे 7 अंकों का बनाया जा सकता है। अब आपके मन में आया होगा ये 7वां जो अंक होगा क्या? ये होगा बीट का अंक, फॉर एग्जाम्पल 2 है। अब देखो एक पोस्ट ऑफिस का एरिया भी कई बार ना बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस का एरिया है, अब इसे 3 बीट में डिवाइड कर दिया। इस पूरे पोस्ट ऑफिस के एरिया को 3 जो पोस्टमैन हैं वो सर्व कर रहे हैं। मतलब हालांकि दूसरी कोरियर कंपनीज भी पिन कोड का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्पल से, समझ रहे हो ना। अब जैसे ई कॉमर्स की कोई कंपनी है, वो भी किसी एक पोस्ट ऑफिस के एरिया में 3 अपने कोरियर डिलीवरी बॉयज को लगाती होगी। तो पैरेलली आप समझ सकते हो कोरियर कंपनी का काम और पोस्ट ऑफिस का काम। तो एक अंक और ऐड हो जाएगा ना, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि इस बीट का ये पार्सल है। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताऊं, मान लीजिए
पता लग गया इस पोस्ट ऑफिस का ये पार्सल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पोस्ट ऑफिस की जुरिडिक्शन है, उसमें भी पता लग जाए फर्दर कि हाँ ये छोटा सा बीट है और यहाँ का ये पार्सल है, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा डिलीवरी बॉयज़ के लिए पार्सल को डिलीवर करना। अब बीट्स की संख्या अगर ज़्यादा है तो इसे 2 अंक भी इंक्रीज किया जा सकता है, कम है तो 1 अंक से काम चल जाएगा। तो समय की आवश्यकता के अनुसार ये चेंज सरकार को लाना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा, डिस्ट्रिक्ट हब में ना पार्सल को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट हब से बड़ा जो सर्कल हब है ना, वहीं पर बीट के हिसाब से पार्सल्स को डिवाइड कर लिया जाए और पर्टिकुलर बीट्स में पहुंच जाए पार्सल्स। देखो पहले पोस्ट ऑफिस तो ना पोस्टमैन जो थे ना साइकिल पे जाया करते थे, लेकिन आज के समय में डिलीवरी बॉयज जो हैं उनको बाइक की आवश्यकता पड़ती है। पार्सल्स काफ़ी हैवी होते हैं, उनका काम साइकिल से चलता नहीं है, तो उनके जो डिलीवरी सेंटर्स हैं ना, पार्सल डिलीवरी सेंटर्स, वो दूर दूर रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चल सकता है। लेकिन देखो राइटर यही बोलना चाहते हैं इन सब पॉइंट्स की सहायता से कि ये जो पिन कोड सिस्टम आया था ना, तब आया था जब लोग मेल यानी खत काफ़ी लिखा करते थे, बट आज पिन कोड का इस्तेमाल मेनली ना एड्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, एड्रेस को पहचानने के लिए, ना कि सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसे थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया जाए ताकि ना सिर्फ एड्रेस को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, बल्कि पार्सल्स को सॉर्ट आउट करना भी आसान हो जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पिन कोड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गोरखा रिक्रूटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, नेपाल के जो गोरखास है ना, उनको इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता है आज़ादी के बाद से, क्योंकि ना इसको लेके एक एग्रीमेंट साइन हुआ था नेपाल, इंडिया और यूके के बीच में 1947 में। 1947 से पहले नेपाल के जो गोरखा सोल्जर्स हैं ना, वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया करते थे, लेकिन 3 पक्षीय एक एग्रीमेंट हुआ 1947 में, जिसके अनुसार गोरखास की 2nd, 6th, 7th और 10th जो बटालियन थी ना, वो ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश आर्मी को। इसके अलावा 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th और 9th ये बटालियन से इंडियन आर्मी के साथ रही थी। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक 11वीं गोरखा राइफल्स इंडिया के द्वारा खुद ही रेस की गई थी अलग से। देखो, जो गोरखा सोल्जर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्हें बहादुर माना जाता है। हिटलर के बारे में कहा जाता है एक बात कि इन्होंने ना यूं कहा था कि आप मुझे गोरखास दे दीजिए, इसके बाद वर्ल्ड की कोई भी आर्मी मुझे हरा नहीं पाएगी। तो गोरखास की वीरता के बारे में ये चीज़ बोली जाती है। एक और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट गोरखा ट्रोप्स के बारे में, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद गोरखास को मांगा था कि आप गोरखा सोल्जर्स हमें दीजिए। इवन 1962 के वार के बाद चाइना ने भी नेपाल से रिक्वेस्ट किया था कि आप गोरखा सोल्जर्स हमें दीजिए, लेकिन नेपाल की सरकार ने दोनों देशों की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, यानी मना कर दिया कि हम गोरखा सोल्जर्स आपको नहीं दे सकते, मतलब अलाउ नहीं कर सकते कि हमारे देश के जो गोरखास हैं वो आपकी आर्मी में रिक्रूट हों, क्योंकि हमारा इसके लिए ना एग्रीमेंट है इंडिया के साथ हम। और चूंकि देखो नेपाल के जो गोरखास हैं ना, उनका कल्चर इंडिया के साथ सेम है, तो वो इंडिया के साथ ही ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, उनका प्यार इंडिया के साथ ही ज़्यादा है। और ये जो गोरखास हैं ना, ये आते कहाँ से हैं? नेपाल के दूर दराज एरिया से आते हैं, इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। तो इंडियन आर्मी से सैलरी जाती है, वो सैलरी अपने घर भेजते हैं, रेमिटेंस हो गया नेपाल के लिए। तो नेपाल के दूर दराज के एरियाज में डेवलपमेंट आती है इन गोरखा सोल्जर्स की बदौलत। बाद में पेंशन भी मिलती है। तो सोशल कंडीशंस नेपाल में काफ़ी ठीक हुई हैं गोरखास की इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के कारण। और एक और चीज़, इन्हें बहादुर क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो, ये गोरखास जो है ना, पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए जो एक्सट्रीम वेदर है ना, उससे ये भली भांति से परिचित हो जाते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। और माउंटेन्स में रहने के कारण जल्दी जल्दी माउंटेन्स चढ़ जाते हैं। वार में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और नेचर से काफ़ी काम रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी में देखो, मतलब किसी भी देश की आर्मी में कामनेस की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप इमोशंस में आके होश खो बैठो और कुछ ऐसा कर बैठो जिससे आपकी देश को नुकसान हो जाए। तो गोरखास ना इस मामले में काफ़ी सही है, मुश्किल भरी घड़ियों में भी काफ़ी काम रहते हैं, जो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, बैटल में फियरलेस और कोर में लॉयल्टी इनके खून में है।
ये सब चीज़ें गोरखास को वर्ल्ड का बेस्ट सोल्जर्स बनाती हैं। अब दिक्कत ये हुई है, हमारे देश में आ गई अग्निपथ स्कीम। अब देखो अग्निपथ स्कीम में तो आपको पता है शुरू में जो रिक्रूटमेंट है वो 4 साल के लिए होगा, सिर्फ 25% जो सोल्जर्स हैं वो आगे जाएंगे, बाकी 75% तो वहीं पर रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद ही। तो नेपाल की सरकार ने ना मना कर दिया है कि ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नेपाल अलाउ कर सकता है अपने सोल्जर्स को चाइना की आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। गोरखा सोल्जर्स हैं, इंडिया के अगेंस्ट लड़ेंगे तो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। दूसरी चीज़, हमारे आर्मी में तो गोरखास की कमी हो गई ना, मतलब ये वही बात होगी, आपकी आर्मी में गोरखास की कमी हो गई लेकिन दुश्मन देश में गोरखास बढ़ गए, तो कैसे इंडिया टैकल करेगा? देखो 2016 में ना इंडिया ने एक प्योर इंडियन गोरखा बटालियंस रेस की थी। गोरखास तो हमारे देश में भी है ना, सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है, ज़्यादा दार्जिलिंग साइड, मतलब नेपाल के आसपास के एरियाज में जो गोरखा हैं वो हमारे देश में भी हैं, वो इंडियन गोरखा हैं। तो 2016 में एक बटालियन रेस की गई थी, वो प्योरली इंडियन गोरखा बटालियन थी। बटालियन का नाम था 6th बटालियन ऑफ 1st गोरखा राइफल्स। हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में ये रेस की गई थी। इसके अलावा अभी देखो जो गोरखा बटालियंस है ना, उसमें आपको इस प्रकार की रेशो देखने को मिलेंगी। अगर 60 गोरखाज नेपाल से हैं तो 40 इंडिया से हैं। 70 गोरखा सोल्जर्स अगर नेपाल से हैं तो 30 इंडिया से हैं। मतलब इसके ये रेंज है, 60-42 लेके 70-30 के बीच में रेशो मिलेगी। अब इस रेशो को फुलफिल कर पाना, मतलब अगर जैसे 100 गोरखा सोल्जर्स में से 70 चले गए या नहीं रहे, अभी वाले जो हैं देखो उन पर तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो रूल है अग्निपथ वाला वो तो फ्यूचर सोल्जर्स पर है, डिपेंड करता है। लेकिन आगे गोरखास आएंगे नहीं ना, नेपाल की सरकार ने मना कर दिया, तो फिर इन बटालियंस में अब गोरखास की वैकेंसी आगे क्रिएट जब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो वैकेंसीज को फिल करना मुश्किल हो जाएगा आर्मी के लिए। एक चेंज हालांकि सरकार ने और भी किया था, उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल रीजन्स में जो सोल्जर्स हैं ना, उनके लिए एलिजिबिलिटी में रिलीफ की थी कि वो भी गोरखा राइफल्स में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि फीचर सेम है। कुमायूं और गढ़वाल रीजन में जो सोल्जर्स हैं वो भी पहाड़ों में रहते हैं, वो भी उसी प्रकार से रिजिलियंट हैं जैसे गोरखा सोल्जर्स हैं, वो भी बहादुर हैं, काम हैं। तो लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखने वाली बात ये होगी क्या नेपाल सरकार के जो कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने मना कर दिया है कि हम गोरखा सोल्जर्स को अलाउ नहीं कर सकते इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, क्या उन कंसर्न्स को सरकार एड्रेस करने की कोशिश करती है? क्या ऐसा कुछ होता है कि सरकार नेपाल की सरकार को मना ले और गोरखा सोल्जर्स की जो रिक्रूटमेंट है पहले चलती थी वैसे ही चलती रहे? ये हम देखेंगे, जरूरी है, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है इस मामले में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेमीकंडक्टर चिप्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आजकल ना ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ना सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है, चाहे आइटम टेलीकॉम सेक्टर का हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो। सेमीकंडक्टर चिप्स तो जैसे बिल्कुल ज़रूरी हो गई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है इंडिया में इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी चिप्स चाहिए ना 50% से ज़्यादा तो ताइवान से आती हैं, और अब ताइवान पर खतरे की बादल मंडरा रही हैं, युद्ध की संभावनाएं हैं। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चाइना धमकियां बहुत दे रहा है। इवन कोविड-19 की महामारी आई थी तब भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया था, तो इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर चिप्स के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि कल को इनके लिए ना इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहे। वैसे देखो अगर बात करें ये चिप्स होती क्या है, एक प्रकार से ना इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इस प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी होती है जिसको सेमीकंडक्टर के ऊपर इम्प्रिंट किया जाता है, फिर ये करंट के फ्लो को रेगुलेट करती है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अब तो टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक कार्स, तो और ज़्यादा चिप्स की आवश्यकता होगी। इसीलिए विभिन्न देशों में रेस है, अलग अलग देश पैसा झोंक रहे हैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने के लिए। यूएसए ने चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को $52 बिलियन के इंसेंटिव देने का प्लान किया है। यूरोपियन यूनियन ने $30 बिलियन, चाइना $15 बिलियन से एनुअली खर्च करता है चिप
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देता है सब्सिडी की फॉर्म में, और सैमसंग ने भी कहा है कि हम चिप फैक्ट्रीज में $200 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे। आप देखिए, इंडिया ने भी वैसे बोला है कि हम $10 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो। देखो, ये जो चिप मैन्युफैक्चरर है ना, उनको चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है। टूल्स में, चिप फैक्ट्रीज में जो टूल लगते हैं ना, उसमें महारत हासिल है जापान की लीडरशिप है। और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी इम्प्रिंट होती है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो इम्प्रिंटिंग में महारत हासिल है नीदरलैंड को, यानी जो फोटोलिथोग्राफी के इक्विपमेंट्स है ना, वो ज़्यादा अच्छे से नीदरलैंड के पास में है। और ये पूरी चिप बनती है, उसमें जो गैस वगैरह जाती है जैसे नियोन या फिर पैलाडियम, इसमें लीडरशिप है रशिया और यूक्रेन की, जिनके बीच में आपस में अभी युद्ध चल रहा है। देखो, चिप मैन्युफैक्चरिंग ना इसलिए थोड़ी मुश्किल पड़ती है क्योंकि इसमें ना R&D बहुत चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा। हमारे देश में सरकार इतना पैसा खर्च करती नहीं, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए मुश्किल पड़ता है, उनके लिए रिस्क है। मान लीजिए हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए जाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कुछ निकले ना, तो फिर प्राइवेट कंपनी से इतना रिस्क लेना नहीं चाहती। और दूसरा, टेक्नोलॉजी ना बहुत जल्दी ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, इस वजह से भी जो रिस्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इंडिया जैसे देश जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उतना पैसा स्पेशली डिवोट नहीं कर पाते जो ये बड़े मेजर कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में, इसीलिए हम पिछड़ गए हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, जहां देखो यूएसए कोशिश कर रहा है कि 10 नैनोमीटर की जो चिप है वो डेवलप की जाए। अभी तक 10 नैनोमीटर का जो बेंचमार्क है यूएसए ने ब्रेक नहीं किया है। देखो, ये जो चिप है जितनी ज़्यादा छोटी होंगी ना, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो विभिन्न देश प्रयास करते हैं छोटी से छोटी चिप को डेवलप किया जाए। जापान की चिप इंडस्ट्री अभी भी थोड़ी बड़ी चिप डेवलप कर रही है क्योंकि अभी उसकी मार्केट है। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, और इवन सैमसंग भी, ये 3 नैनोमीटर की चिप डेवलप कर रही हैं। तो लीडरशिप अभी इन्हीं के पास में है, ताइवान के पास में। चाइना ने अभी अभी 7 नैनोमीटर छोटी चिप का जो बेंचमार्क है ना, वो ब्रेक कर दिया है। लेकिन यूएसए, जापान, ये देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं 2 नैनोमीटर छोटी जो चिप है ना, वो डेवलप की जाए। तो इस प्रकार से ना अलायंस बन रहे हैं विभिन्न देशों के बीच में, ताकि ज़्यादा अच्छे से छोटी चिप जो है वो डेवलप की जा सके। अब इंडिया थोड़ा अलग अलग खेल रहा है, इंडिया किसी अलायंस में नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। इंडिया में जो प्रपोजल आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं कि हम 28 नैनोमीटर बड़ी जो चिप है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। हालांकि देखो, इन देशों के मुकाबले में तो ये बहुत बड़ी चिप है, लेकिन इतना भी हो जाए इंडिया में तो भी ठीक है फिलहाल तो, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमें बहुत पिछड़े हुए हैं। दिक्कत देखो एक ये भी है, इंडिया के सामने चुनौती ये है, क्या इंडिया को स्पेशलाइजेशन की तरफ आगे जाना चाहिए या फिर जर्नलिस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। जर्नलिस्ट अप्रोच तो मतलब एक होता है जैसे आईसी को डेवलप करना, एक होता है इम्प्रिंटिंग, एक होता है सेमीकंडक्टर को डेवलप करना। क्या इंडिया को सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर जहां पर इंडिया की महारत है, एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया की एक्सपर्टीज है चिप डिजाइन में, क्योंकि चिप डिजाइन में लगता है लेबर, और लेबर इंडिया के पास में है। तो क्या इंडिया को चिप डिजाइन पे ध्यान देना चाहिए जहां पर इंडिया की स्पेशलाइजेशन है, या फिर हर एक चीज पर फोकस करना चाहिए? ये इंडिया के सामने डायलेमा है। तो इंडिया को ना कुल मिला के ना अलायंस बनाने चाहिए दूसरे देशों के साथ में। मान लीजिए जापान की लीडरशिप किसी चीज में है, इंडिया की लीडरशिप चिप डिजाइन में है, तो दोनों आपस में अलायंस बनाएं। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जितना ज़्यादा इंडिया अलायंस बनाएगा ना, उतना ज़्यादा इंडिया को फायदा होगा, बजाय सोलो चलने के, अकेला चलने के। हर चीज़ में एकला चलो की रणनीति ठीक नहीं है, ये राइटर का कहना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चिप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए जो आप पॉलिसी बनाते हो ना, उसमें क्लाइमेट चेंज के एंगल को जरूर इंक्लूड कीजिए आने वाले समय में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ग्लोबल कंसेंसस ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो विभिन्न देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में टॉप 5 जो रिस्क बताए गए ना, सब के सब क्लाइमेट रिलेटेड हैं। आप यहाँ पर देखिए, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्लाइमेट एक्शन फेलियर, तीसरे नंबर पे नेचुरल डिजास्टर्स, चौथे नंबर पे बायोडाइवर्सिटी लॉस, और 5वें नंबर पे एक्सट्रीम वेदर। सोच के देखिए,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में 5 सबसे बड़े खतरे अर्थ पर, सारे के सारे क्लाइमेट से रिलेटेड। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था 2018 में, किसको? विलियम डी नोर्डहॉस और पॉल रोमर को। किस लिए मिला था इनको? क्योंकि देखो इन्होंने ना क्लाइमेट चेंज को लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से इंटीग्रेट किया था। कैसे क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उन सब पर रिसर्च की थी इन्होंने, इसी के लिए इन्होंने 2018 में इनको नोबेल प्राइज मिला। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना विभिन्न देशों की इकोनॉमीज पर, तो उससे देखो इंडिया जैसे जो इमर्जिंग कंट्रीज है ना वो तो ज़्यादा ही वल्नरेबल हैं, गरीबी भी इंडिया में ज़्यादा है। तो अब आवश्यकता ये है इंडिया में जो भी नेशनल पॉलिसीज़ बने ना, बिजनेस स्ट्रेटेजीज बने, नेशनल पॉलिसीज़ बने, उसमें हम क्लाइमेट चेंज के एंगल को जरूर ऐड करें। इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। कहीं पर आपको बिल्कुल ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे हिमालयाज़ में जो टेम्परेचर है काफ़ी फ्रीजिंग है, जमा देने वाला है। दूसरी तरफ साउथ इंडिया में आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलेंगी, कहीं पर आपको बिल्कुल फ्लैट बीच देखने को मिलेंगे। यानी क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां एक प्रकार से मैक्सिमम रेनफॉल को प्राप्त करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स गुजरात राजस्थान, यहाँ पे तो पानी मिलता ही नहीं है। यहाँ पर आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, थार, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इतना ज़्यादा क्लाइमेट डाइवर्सिफाइड है, ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। देश में आज भी एक बड़ा तबका, बड़ा सेक्शन ऐसा है जो टोटली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है अपना जीवन यापन चलाने के लिए। रेनफॉल अगर ना हो तो जैसे उनके लिए जीवन याचिका चलाना मुश्किल साबित होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो रेन पर डिपेंड करते हैं, ना सिर्फ खेती के लिए बल्कि और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए रेन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है, वेदर पैटर्न जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। बारिश आती है तो एकदम से बहुत बारिश आ जाती है, सूखा आ जाता है तो लगातार 2-2, 3-3 साल सूखा आ जाता है। तो ना इससे एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। ये कुछ इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे लोअर क्रॉप यील्ड, फसल की पैदावार कम हो रही है वेदर पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से। क्योंकि किस समय पर बीज बोना, कब हार्वेस्टिंग करना, ये सब अब फार्मर की मर्जी से नहीं हो रहा है, वेदर बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है, जो कि वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। लाइव स्टॉक पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमारे देश में लाइव स्टॉक यानी पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन हीट स्ट्रेस की वजह से उन्हें चारा नहीं मिल पाता। बहुत से जानवर जो हैं वो हीट स्ट्रेस को झेल नहीं पाते, बहुत से डिजीज उन्हें हो जाते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड लेबर वर्कफोर्स। अब देखो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। अब गर्मी में काम नहीं होता, लेकिन इस बार मार्च में कितनी ज़्यादा गर्मी आ गई थी, एकदम से काम नहीं करेंगे वर्कर्स अगर देखो तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होंगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, माल कम प्रोड्यूस होगा, कम एक्सपोर्ट होगा, नेशनल इनकम में कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें नेशनल इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है एनर्जी क्राइसिस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार एनर्जी डिमांड इंडिया में डबल हो जाएगी 2030 आते आते। बट देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से एनर्जी जो प्रोडक्शन है ना वो भी प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आती हैं, बहुत बार साइक्लोन्स आने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्लड से, साइक्लोन से कितना जान माल का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नष्ट हो जाता है फ्लड्स की वजह से। जैसे असम में हर साल आती हैं, पूरे रेल ट्रैक्स बह जाते हैं, बाद में उन्हें फिर से इस्टाब्लिश करना बहुत पैसे लगते हैं। इम्पैक्ट ऑन ड्रेनेज सिस्टम। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो ग्लेशियर्स अब ज़्यादा तेज़ गति से पिघलने लगे हैं। अब और ज़्यादा तेज़ गति से पिघलेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और बाद में ग्लेशियर बचेंगे ही नहीं तो नदियों में पानी खत्म हो जाएगा, फिर पानी रहेगा ही नहीं नदियों में। और नेक्स्ट, इनइक्वालिटी का बढ़ना। अब देखो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन लोगों पर पड़ता है? गरीब लोगों पर। अमीर लोगों को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अब इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ना गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है और अमीर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो गैप जो है इनकम का गरीब और अमीर के बीच में वो बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड में क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले है मिटिगेशन। एमिशंस आप कम से कम करो। इंडिया का प्लान है खुद का, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अब इंडिया ने उसे
अपडेट भी किया था, हर 5 साल बाद अपडेट करना था ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो विभिन्न देशों ने कमिटमेंट की थी, तो इंडिया ने अपडेट कर दिया है। हमने इस पर आर्टिकल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। देखो, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के बीच में क्लैश ना समझे, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। ना हम इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना ही इकोनॉमी से, दोनों को साथ लेके चलना होगा। क्लाइमेट चेंज एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है कि जो डेवलपमेंट हम लेके आए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। जैसे देखो, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड का कंजर्वेशन होना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये रेनफॉल को रेगुलेट करते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट अगर हम काटते रहे तो फिर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये फॉरेस्ट जो हैं वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। नेक्स्ट है, वेस्ट की मिसमैनेजमेंट से ना काफ़ी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, तो वेस्ट को मैनेज करने के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप करे, इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होंगी। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में देखो, जैसे अब मान लीजिए बारिश इरेगुलर आ रही है, तो सरकार ऐसे बीज बनाए, ऐसे सीड्स बनाए जो रेन के अगेंस्ट ना रिजिलियंट हो, मतलब कम भी पानी मिले तो भी अच्छी फसल हो। ऐसे बीज को डेवलप करने के लिए R&D की आवश्यकता है। और देखो, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट करती है हीट को कम करने के लिए, अर्बन हीट आइलैंड्स को कम करने के लिए। तो एसीज कम इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी और एमिशन कम होगा। तो ऐसे ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं ना वो अपनाए जा सकते हैं बदलते समय के अनुसार, जिससे एमिशन भी कम हो और जो सिटीजन्स हैं उनको भी राहत मिले। फार्मर प्रैक्टिसेस बेस्ट यूज होनी चाहिए, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग। इनसे रेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना वो कम होती है और क्लाइमेट चेंज संबंधी जो चैलेंजेस हैं वो भी एड्रेस होते हैं। सबसे लास्ट में डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा डेवलप कीजिए, डिजास्टर आती भी है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे देखो, जापान में घर ऐसे बने हुए हैं कि भूकंप आ भी जाए तो घरों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, वो पहले से तैयार है कि हाँ भूकंप आ सकता है। उसी प्रकार से हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना वो डिजास्टर रिजिलियंट होनी चाहिए। जैसे कोस्टल एरियाज में